अब इसमें जो हमारा सेट है 12th मैथ में, इसका हम 2024 के लिए सेट हल कर रहे हैं। 2024 की तैयारी के लिए 2023 वाले सेट पहले हल करेंगे, उसके बाद 22 वाले, फिर 21 वाले, सभी इसके तुम्हें वीडियो मिलेंगे। 2023 का पहला क्वेश्चन में सेट नंबर 1 है, जिसका कोड कितना दिया गया DB। इसमें पहले क्वेश्चन में, विकल्पी क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि 20 नंबर इसमें तुम्हारे मैथ में क्या होते हैं, विकल्प वाले आते हैं वो मार्कशीट भरने के लिए। तो पहले वही 20 क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए खाली संबंध उसको सही जांचना है कि कौन सा कथन सही है। तो उसके लिए तुम्हें एक सूत्र मालूम होना चाहिए। एक सूत्र क्या होता था, तुम्हें पहले पढ़ाया था हमने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। इस सूत्र पे जो नियम तुम्हारा फॉलो हो रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दो संख्याएं तुम्हारी दी गई A और B, कौन सी दी गई, तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब यहाँ पर दो संख्याओं की गुणा करा दो, A और B हो गया। A और B की हमने गुणा करा दी, ब्रैकेट में लिखा है HCF। अब HCF को हिंदी में सवाल में लिखा गया मासा, HCF को मासा कहते हैं और LCM को लासा कहते हैं। मतलब लघुत्तम समावर्तक एक होता है महत्तम समावर्तक, तो शॉर्ट में इसलिए मासा कह देता है। तो इसका मासा इसको लिख लो, मासा लिख दिया गया। और गुणे में चाहे A और B ब्रैकेट में दिया गया, उससे मतलब ना रखो, यहाँ हमारा क्या है, लासा दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, लासा लिख देंगे। तो ये हमारा जिस विकल्प में हो जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से विकल्प में हो जाएगा इसका, D वाला विकल्प। और D वाले विकल्प में उन्होंने बराबर छोड़ दिया है, मिसप्रिंट से इनका लिख गया है, तो बराबर वहां पे होना चाहिए। तो बता इसका विकल्प कौन सा सही है, D वाला विकल्प। तुम लोग उसमें वो मार्कशीट में भर देना। ये हल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें इसलिए हल करा है कि तुम लोग आगे हल करो, रिवीजन कर सको, इसलिए हल करा रहे हैं इसका। चलो अगला क्वेश्चन पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद नोट है जी, तो बनाओ भाई बंद कर दे। देखो इसका क्वेश्चन हमें क्या 12th में तो बोल कहते हैं, 12th में की वीडियो ज्यादा बनाया करते हैं, इसलिए 12th में कह रहे थे, 10th में की चल रहा है तुम्हारा सेट। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल कितना होता है। तो अगर किसी अपरिमेय संख्या में चाहे √2 हो या चाहे √3 हो, ये तुम्हारी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका किसी में भाग दो तब भी तो अपरिमेय ही रहेगी, तब भी कैसी रहेगी, इसलिए इसका डायरेक्टली अपरिमेय लगा दीजिए। इसका B विकल्प हो जाएगा कौन सा, अपरिमेय संख्या। दूसरा का आंसर हो जाएगा B वाला विकल्प, तो अपरिमेय संख्या। तीसरा देखिए, तीसरा तुम लोग नोट भी करना, उत्तर नंबर कौन सा, तीसरा। उत्तर नंबर तीसरा प्रश्न में दिया गया, यदि m बराबर 5 हो, यदि m बराबर कितना हो, 5 हो, यदि n बराबर कितना हो, m प्लस कितना, m प्लस कितना हो, 7 हो। नहीं अच्छा, यहाँ 7 दिया गया है, तो यहाँ कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो n का उत्तर कितना आ जाएगा, m की जगह कितना 5 रख दो, प्लस 7 इतना कितना, 7 + 12, तो n का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और m का मान कितना, 5। सवाल ने पूछा किसका, √m² प्लस n² का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, √ ऐसे ही m की जगह पर कितना, 5 का स्क्वायर, n की जगह पर कितना, n की जगह पर 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना, कितने हो गए, 169 का वर्गमूल 13। जिस विकल्प में है वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। अगर परिमेय के ही अगर परिमेय ला रहे हो तो तुम्हारा अपरिभाषित, जिसको अनंत कहते हो, क्या कहते हो, अनंत। परिमेय के अपरिमेय ही तुम्हारा जो समतुल्य होता है उसको अपरिभाषित मानते हैं, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, D वाला विकल्प हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया सूत्र होते 3, तुम्हें तुम बताए हैं हमने, कुछ रेखाएं संपाती होती हैं, समांतर होती हैं और रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, तीनों मान बराबर हो, सूत्र सवाल में दे दिया उसने। पांचवें सवाल ने कह दिया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। याद करना है, यहाँ पे कट लगा होता है तो रेखाएं, ये वाला हो ही ना C वाला, यहाँ कट लगाओ तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, और यहाँ कट लगाओ ये बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब तीनों बराबर हैं तो कैसी होंगी, रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, संपाती लिख दोगे, खाली सूत्र ही पूछ दिया ये तो इसका संपाती वाला कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, B वाला। इसको भी नोट करिए। इसका कौन सा क्वेश्चन अगला है, छठा क्वेश्चन देखिए क्या है।
छठे क्वेश्चन में कहा गया हमसे किसी एक संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो मान लेते कोई संख्या एक कितनी है, x है। माना संख्या कितनी मान लेते हैं, x। और संख्या का 1/3, इसका 1/3 निकालो, यानी बटे में 3 से भाग कर दो। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार ये लाइन लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या का 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी है। तो इसके नीचे 1 मान लो, x सेकंड x बराबर कितना हो जाएगा, 63। तो 63 का 1/3 21 होता ही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नोट करिए इसको भी। सातवां क्वेश्चन देखिए, बोले नहीं, सातवें क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। एक द्विघात समीकरण दी गई है, कितनी, x² + 2x - p = 0। इसका एक मूल दिया गया है, एक मूल दिया गया है -2। तो p का मान तुमसे पूछा है कि कितना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऐसे सवाल हमने तुम्हें जब चल रहे थे तब हमने तुम्हें बताया था कि कोई शून्यक भी, ऐसे शून्यक वाले भी सवाल लगाए थे बहुपद में, द्विघात समीकरण में भी लगाए थे, जिसमें एक मूल दिया गया हो सवाल में, वो x की जगह पर इसमें संतुष्ट करा दिया जाता है, x की जगह पर मान रख दिया जाता है। अब वो जो भी होगा, p हो, k हो, कुछ भी हो, उसका मान आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये एक मूल 2 दिया गया तो इसमें x की जगह मान रख दीजिए। x बराबर कितना रखोगे, -2 रखने पर, x बराबर माइनस, जहां पर x हो वहां -2 रख दो, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस, फिर यहाँ 2 लिखे, फिर यहाँ गुणे में x लिखा, x का मतलब -2, अब माइनस का p बराबर में कितना, 2 का वर्ग 4 हो गया, यहाँ प्लस माइनस 2 दूना कितना, और यहाँ कितना बचा, माइनस का p बराबर में, ये माइनस के 4 ये प्लस के 4 दोनों कट गए, तो खाली p का मान 0, माइनस भी वहां भेज दोगे तो p का मान कितना, तो p का मान 0 होना चाहिए, तब इसका संतुष्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उनके त्रिभुज कैसे होते थे, जब समरूप त्रिभुज होते थे, कैसे त्रिभुज होते थे, चलो इसको समझा दे रहे, खाली में इसको डायरेक्ट तुम्हें करना, लिखना भी नहीं है। एक त्रिभुज हुआ करता था, ABC नाम रखते थे, दूसरा त्रिभुज नाम रखते थे PQR नाम रखते थे। जब हमें ये त्रिभुज समरूप दे रखे होते थे, यानी लिखा होता था ABC समरूप हो त्रिभुज PQR के, तो जब समरूप होते थे तो उनका हम क्या लगाते थे, सूत्र क्या लगाते थे, एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज PQR, उनमें कोई एक भुजा लिख लेते थे। अगर इसकी AB लिखते थे तो इसकी PQ लिखते थे, इसकी BC लिखते थे, इसकी कौन सी लिखते थे, तो इसका मान लो चलो AB लिख लिया, तो AB का स्क्वायर लिखते थे वर्ग करके, और बटे में इसका क्या लिखते थे, PQ का स्क्वायर लिखते थे। ये सूत्र लगाते थे। जब ये त्रिभुज कैसे होते थे, ये सूत्र ही समझ लो तुम्हें दिया गया है, लेकिन वो हिंदी में पढ़ के दिया गया। देखो समझिए जरा ध्यान से, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 त्रिभुजों के, ये क्या लिखा, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ही तो लिखा है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हिंदी में लिखा, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें लगाइए समरूप होते हैं, मिटा देते हैं इसको, अगला लगाते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारे सिलेबस में भी है। एक क्षेत्र पर स्थित एवं 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का मतलब होता है समान बिंदुओं पर, मतलब दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर दूरी होनी चाहिए। मान लो कोई x अक्ष पर बिंदु है अगर, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान कितना होता है, तो x अक्ष पर बिंदु कितना बन जाएगा, x अक्ष पर बिंदु हो जाएगा, x का तो कोई ना कोई मान रहा ही होगा, लेकिन y का मान 0 है, तो x अक्ष पर बिंदु बन गया x का मान 0। यही तुम्हें ज्ञात करना है। एक तो आ गया 0, लेकिन x रह गया, x का मान तुम्हें खाली ज्ञात करना है, तो हम बिंदु को मान आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें दिया गया कि ये जो बिंदु है, 2 बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। कैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु का नाम चलो P रख लेते
लेते हैं, इसका नाम क्या है, x कामा y है, इसका नाम मैंने p रख दिया। ये कोई दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब बराबर बराबर दूरी पे कुछ मान लो ऐसे, मान लो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, यहां से ये तुम्हारे दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। इसका नाम a मान लेंगे, इसका नाम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ये दोनों बिंदु हमारे क्या समदूरस्थ का मतलब देखो लग रहा है सब बराबर में है, वास्तव में तो चित्र बना के वो नहीं तुम्हें बनाओ, जो तुम्हें खाली ये समझना है उसको खाली समझिए बहुत ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में कौन से दो बिंदु दिए गए थे, 2, -5 अब -2, 9, ये दो बिंदु दिए गए थे, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरियों पर है। तो अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाओगे, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा, तो PA के बीच की दूरी बराबर में PB के बीच की दूरी। तो यहाँ पे खाली सूत्र लगा दीजिए, PA के बराबर में PB, PA के बराबर में, तो PA का जो दूरी का सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सूत्र में इसे इधर लिखे थे, लेकिन सूत्र बहुत सवाल में नहीं लगाएंगे। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट, चाहे x2 पहले लिखो चाहे x1 पहले लिखो, बात एक ही होती है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर, ये हमारा किसका दूरी का सूत्र हो गया। उसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे इसमें। पहले मान लो अगर PV के लिए लगाओगे तो इसको तुम x1 मानोगे, इसको y1 मानोगे, इसको क्या मानोगे, x2 मानोगे, इसको क्या मानोगे, y2 मानोगे। PA का मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, अंडर रूट, सूत्र नहीं लगो डायरेक्ट मान रख देंगे, चाहे x2 पहले लिख लो चाहे x1 पहले लिख लो। चलो ये लिख लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, 0, लेकिन ये सूत्र के अनुसार आ रहा, और माइनस वहां पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर में PV के लिए लगाओ, PV के लिए ये तुम्हारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, क्या लगेगा, अंडर रूट x माइनस के 2 पहले से है तो x + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 - 9 का होल स्क्वायर, तो 0 - 9 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में दोनों तरफ रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमें हल करके x का मान निकालना है, इसमें लगा दीजिए a - b का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 और -2ab का मतलब 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे कितना बचा, प्लस का 5 का स्क्वायर 5 25, कितना बचा, 5 25 बचा। बराबर में इधर का तो चलो हल हो गया, इसी प्रकार इधर का भी हल करते हैं। यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, a² का मतलब x² प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab का मतलब 2 दूना 4x बन जाएंगे। तो 2 दूना कितने बन गए, 4x, और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर से वो प्लस ही हो जाता है। ये कितने हो गए, 81। बराबर में एक जैसे वाले मान कट जाएंगे, ये कट गया, 4 से 4 कट गए। अब x वाले एक पास ला, संख्या एक पास ले जाओ, 4x, ये 4x इधर है माइनस के, बराबर में कितने हैं, 81, 25 उधर गए कहा है कि माइनस के, जुड़ गए कितने हो गए, 8x, यहाँ कितने बचे, 56, 8 से काट दोगे 8 सत्ते 56, तो x बराबर कितना आ गया, -7। तो तुम्हारा बिंदु कितना हो गया, बिंदु कितना हो गया, यहाँ पर मान रख दो, -7, 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर, 1 नंबर का बताओ क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, लगाना पड़ेगा, नोट करिए इसको। इसमें कितने क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं बराबर है, AB बराबर AC। एक त्रिभुज है उसका नाम क्या है, ABC है। इसमें कौन सी भुजा दी गई, AB के बराबर AC दी गई है। तो तुम ये वाली भुजा तुम्हें दी गई, तो बताओ जब किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज का टॉपिक चल रहा था तो उसमें कई बार यूज करते थे कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर तो उसके 2 संगत सामने ये वाले कोण दोनों बराबर होते हैं। ये बीच वाला कोण छोड़कर दोनों रेखाओं के ये वाले कोण क्या होंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा, कोण B के बराबर कोण C। ये किस विकल्प में जो ही होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका C वाला विकल्प सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11वां। एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर 6
और AC बराबर 12 दिया गया है, तो हम मान लो पहले हमको कैसा भी त्रिभुज बना ले तो हमें पहचानना है कि त्रिभुज कैसा है। लेकिन चलो हमने समकोणिक त्रिभुज ये बनेगा, समकोणिक त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसका नाम ABC नाम रख देते हैं, ABC नाम हमने रख दिया, जिसमें AB 6√3 है, यानी ये वाली भुजा 6√3 दी गई। AC 12 है तो ये 12 दिया गया, और BC 6 है तो ये 6 दिया गया। सवाल ने पूछा कि कोण B ये कितना होगा। अगर पाइथागोरस का नियम फॉलो होगा तो ये B 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये कोण B 90 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। कण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर यानी क्या रहेगा AB स्क्वायर। AC का मान कितना 12 का स्क्वायर, और BC का मान कितना 6 का स्क्वायर, और इसका आधार का मान कितना 6√3 का स्क्वायर। 12 का वर्ग कितना 144, यहाँ इसका वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ वर्ग करेंगे 36 और यहाँ 3, और 36 की 3 में गुणा कराइए कितना हो जाएगा 6 3 18 3 3 9 10 108, 108 144 में जोड़ दीजिए, 36 में जोड़ दीजिए 144 हो जाएंगे। ये दोनों मान बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। अतः ये कोण हमारा B कैसा होगा 90 होगा। ये B वाला इसका जो भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा इसका। अब हमारा पहले का का हो गया, पहले का खा देखिए। पहले का खा क्वेश्चन कितना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो दो क्रमागत संख्या तुम्हें माननी है, तो माना दो क्रमागत संख्या x और दूसरी कितनी नहीं, गलत, x और x प्लस 1। क्रमागत का मतलब होता है उसके आगे एक ही जुड़ा होना चाहिए। माना दो क्रमागत संख्या, माना दो क्रमागत संख्याएं कितनी मान लेते हैं, एक x मानेंगे तो दूसरी x प्लस 1 मानेंगे। अब प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्नानुसार दोनों क्रमांक इनकी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दोनों का वर्ग करो फिर जोड़ दो प्रश्नानुसार। यानी हम ये लाइन कहां से लिख रहे हैं, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार से लिख रहे हैं। x का वर्ग करना है, वर्ग हो गया, x प्लस 1 का वर्ग करना है, ये वर्ग हो गया। दोनों का योग 365 कहा गया तो 365 हो गया। अब संख्याएं तुम्हें दोनों ज्ञात करनी है। चलो हल कर लेते हैं इसको। a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें लगा देते हैं। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x बराबर में कितना 365। x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ गया, 2x ऐसे रहने दो, एक उधर लेके जाओ घट गया, कितना बचा 364 बचा। 2 से कॉमन लेके यहाँ से 200 काट दीजिए इसको, तो क्या बचेगा x स्क्वायर x, यहाँ 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा 2 1 2, 1 बचा 2 8 16 और 2 दूना 4, 182 बचा। 182 को जो इधर लेके आएंगे माइनस का बराबर में कितना 0। अब ये तुम्हारी द्विघात समीकरण बन गई। 182 में ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ संख्या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी 1 आने 13 और 14 की, तो 13 और 14 की देखो गुणा करा के कितना 13 चक्कू 52, हासिल के कितने 5, 13 और 5 कितने 18, 182 हो गया। और 14 में से 13 घटाएं तो 1 भी आ जाता है। तो ये 13 और 14 इसके गुणनखंड सही है। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर 14x में से क्या करेंगे 13x घटा देंगे तो एक ही x तो रह जाएगा, और आगे कितने हैं माइनस के 182 बराबर में, मतलब इसको हमने इस तरीके से खाली लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए x का, इन दोनों में कॉमन ले x का, तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ x कॉमन चला गया, कितना बचा 14 माइनस, इन दोनों में हम किसका 13 का कॉमन लेंगे, 13 का कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x रहेगा, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ का निशान बदल जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, और 13 की गुणा इसमें 14 बार करेंगे तब 182 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 बराबर में कितना 0, x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा x माइनस 13, तो x माइनस 13 बचा। अब यहाँ से तो संख्या माइनस में हो जाएगी, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए है तो ये छोड़ देंगे, इससे तुम्हारी संख्या सही मानी जाएगी। लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, यानी एक संख्या कितनी आ गई 13, और दूसरी यहाँ 13 रखेंगे, 13 में एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 14। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी इसकी, कितनी थी x प्लस 1 था, x की जगह 13 रखो, यहाँ भी 13 रखो, और 13 के बाद कितना आ गया, देखो क्रमागत संख्या ही तो आई है। सवाल ने क्या कहा था, इनके वर्गों का योग कितना है, जांच करोगे कैसे करोगे, 13 का वर्ग
169। 14 का वर्ग दोनों को जोड़ो कितना होना चाहिए था? 365 होना चाहिए था। 9 6 15 की 5 हासिल लेगा कितना? 1। 9 6 15 की 16 हासिल लेगा कितना? 1 1 1 2 1 कितने हो गए? 3। 365 ही तो है। ये क्वेश्चन कह रहा था। नोट करिए। पहले का गा सवाल ने कहा है कि बिंदुओं से समदूरस्थ हैं तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु है x, y। ये बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो इससे कुछ दूरी पर ये मान लो और कुछ दूरी पर ये मान लो, लगभग थोड़ा मान लीजिए दोनों बिंदु हमारे क्या है? बराबर दूरी पर है। इस बिंदु को P नाम रख दो, एक बिंदु का नाम यहाँ पे A रख दीजिए, दूसरे बिंदु का नाम B रख दीजिए। इन दोनों बिंदु तुम्हें दिए गए हैं। कितने कितने दिए गए हैं? 3 का मान 6 दिया गया है। चलो एक 3 का मान 6 लिख लो, और एक दिया गया -3 का मान 4 दिया गया है। तो सवाल ने ये पूछा है कि x y में संबंध, खाली समीकरण तुम्हें बना देनी है। सूत्र अभी ये सवाल ऐसा लगा चुके हैं। तो ये PA दोनों के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। PA के बराबर में PB, PA के बराबर में PB, यानी PA के बीच की दूरी बराबर में PB के बीच की दूरी। सूत्र लगा चुके हैं। डायरेक्ट सूत्र हल करेंगे। x - x2 का होल स्क्वायर, ये तो होता है। डायरेक्ट सूत्र लगाओ, ये अंडर रूट होता है x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का, फिर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया PA के लिए। बराबर में PB के लिए अगर लिखना हो तो x - 3 का होल स्क्वायर, लेकिन -3 पहले से है तो प्लस हो जाएगा। तो x + 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, तो y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दो। a² यानी x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 लिख लो। अब -2ab, तो 2 की 3 में गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6x हो जाएगी। इसमें सूत्र लग गया प्लस का। इसमें लगाओ a - b का होल स्क्वायर, a² यानी y², b² यानी 6 का स्क्वायर 36, -2ab, 6 दूनी कितना जाएगा? 12y। दोनों में सूत्र लग गया, ये 12y आ गया बराबर में। यहाँ लगाओ प्लस b का होल स्क्वायर, a² यानी x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 2ab, 2a का मतलब x, अब पहले गुणा करके लिख दो, 3 दूनी कितना 6x। यहाँ माइनस का लगेगा a² यानी y² प्लस b² यानी 4 को कितना जाएगा? 16, अब -2ab, तो 4 दूनी कितना? 8y। 2ab मतलब सूत्र में 2 है इसलिए 2 से गुणा हो जाती है। बराबर में एक चीज वाले काट दो, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, 9 से 9 कट गए। अब 6 से 6 नहीं कटेंगे, प्लस के या माइनस के बराबर लगा बीच में, इसलिए नहीं कटेंगे। तो ऐसा करो, चलो माइनस के 6x है, 6x को इधर लेके आओ, माइनस के हो गए, और माइनस की 12y है इधर, और y वाला भी इधर लेके आओ। y वाला इधर कितना था? 8y, 8y इधर आया, प्लस का हो गया। अब बाकी संख्या उधर भेज लो। बराबर में संख्या कितनी थी? 16, और इधर कितनी थी? 36। उधर जाएगी तो कहेगी जाएगी माइनस के 36, ये माइनस के हो जाएंगे 12x, ये यहाँ पे घट जाएंगे, माइनस का 4y, यहाँ बचेंगे माइनस के 20। इसमें 4 का कॉमन ले लो, वो भी -4 का कॉमन ले लो। माइनस का कॉमन लेंगे तो में प्लस भी हो जाएगा, 4 दिया, और ये भी प्लस का 4 एकड़, बराबर में कितने? 4 पंचे माइनस माइनस प्लस, हट गया, बचा कितना? 3x + y बराबर, ये x y में संबंध आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का गा हो गया, पहले का घा देखिए। घा में एक शंकु वाला आया है सवाल। एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु कैसा होता है? इस प्रकार से बनता है ये शंकु। ये मान लो शंकु है, ये इसके आधार की त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, यल 3 मान होते हैं शंकु में। अब आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई, तो आधार का मान हो गया इसमें 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर हो गई, एच का मान 12 हो गया। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यल का मान तुमसे क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो पाइथागोरस का ही सूत्र लग जाएगा इसमें। कण का स्क्वायर यल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच का मान कितना? 12 का स्क्वायर। आर का मान कितना? 3.5 का स्क्वायर, 12 बराबर 144। अब 35 का वर्ग, 35 का वर्ग 25 और 4 दिए 12, तो 12.25,
जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 156.25 156.25 यल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा 156.25 156.25 का वर्गमूल हो जाएगा 12.5। ये इसका आंसर हो जाएगा यल का। आलोक बहुत मार पड़ेगी तुम्हारे, हम यहाँ सवाल बता तुम बातें कर रहे हो, कोई बोल रहे थे तुम बता रहे थे, जब सवाल बता रहे हो तो कतई नहीं बोलोगे। देखिए अगला क्वेश्चन है माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य वाला आ गया 2 नंबर में, पहले 1 नंबर में आया था विकल्प वाले में वर्ग अंतराल। अच्छा पहले इससे पहले वाला देखो, यहाँ वाला माध्य वाला ने दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है, 2 बिंदु दिए गए हैं a, b और -a, -b। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। दूरी के लिए सूत्र अभी हमने लिखा था √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। पहले बिंदु में x, y मानते हैं, दूसरे में भी x, y मानेंगे। पहला है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2। सबके मान रख दो। x1 की जगह a, x2 की जगह -a तो प्लस का हो गया, y1 की जगह b, y2 की जगह -b तो प्लस का b हो गया। a में a जुड़ गया 2a का होल स्क्वायर हो गया, b में b जुड़ गया 2b का होल स्क्वायर हो गया। 2 दूना 4 a स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 दूना 4 b स्क्वायर हो गया। 4 कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ऐसे रहने दीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है तो मात्रक या इकाई कुछ भी लिख दीजिए उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, माध्य पहले का चाखंड। माध्य वाला तो उसमें 1 नंबर वाले विकल्प में लगा चुके थे। वर्ग अंतराल है, जब तक तुम लोग बातें किया करते हैं तब तक तो सवाल लगा लिया करो। अगला वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना 50 और बारंबारता 3, 10, 11, 9, 7। अब उसके बाद में हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा मान मालूम होना चाहिए? मध्यमान। कौन कौन सा मान मालूम होना चाहिए? मध्यमान x। और ये बारंबारता क्या होना चाहिए? f। तो अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? 0 और 10 के बीच में 5, 30 का आधा, 50 का आधा, 35, 45। ये हो गया मध्यमान। इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा, f जोड़ देते हैं। 9, 7, 16, 16 और 11 कितने हो जाएंगे? 27 और 37 और कितने हो जाएंगे? 40। तो हमारा बारंबारताओं का योग कितना आ गया? 40। उसके बाद मुझे एक कॉलम और बनाना है, f और गुणे x की करना है गुणा में। तो 5 3 15 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 150 हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 कितने? 27, 275 हो जाएगा। 9 5 45 हाथ लेके कितने? 4, 9 3 27 और 4 कितने हो जाएंगे? 31 और 7 5 35 हाथ लेके कितने? 3, 7 चौको 28 और 3 कितना? 28 3 31। अब इनको भी जोड़ दीजिए सिग्मा f(x). 5 5 10 5 15 5 20 हाथी लगे कितना? 2 2 और 1 3 3 1 4 4 और 11 11 और कितना? 11 5 16 16 कितना? 17 से लगा कितना? 1 1 और 3 4 3 7 2 9 1 10 1070 हुए। तो समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। बताओ तुम लोग सूत्र, जिससे पूछेंगे वही बताएगा सूत्र। रुक जाओ, तुम लोग का भी और काउंट। आलोक खड़े हो जाइए। आलोक बताइए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देखिए अब इसमें हम आगे मान रख रहे हैं सिग्मा fx का मान कितना? अरे ये तो हमने सूत्र लिख ही दिया था, दूसरा पूछेंगे तुमसे भी। सिग्मा f का मान कितना है? 40।
और 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा? पहले 2 से काट, 2 से क्या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2 बचे, 27 हो गए, 4 छक्के 24, और फिर कितना बचा? 1 बचा, 27 हुए थे ना, 4 छक्के 3 बचे, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 26.75 इसका उत्तर हो जाएगा। अब तुम्हारा खंड 2 स्टार्ट हो गया, उसमें तुम्हें छूट भी मिलेगी, कुछ क्वेश्चन में कहा गया है। उत्तर नंबर दूसरा प्रश्न, उत्तर 2 में क्या है? किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, किन्हीं 5 खंडों को। अब इसमें तुम्हें एक छोड़ भी दोगे, एक नहीं भी लगेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सभी हल करा देते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न कहा गया द्विघात समीकरण दी गई, x² माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में कितना? x² माइनस x प्लस का 4 बराबर में कितना? 0। अब इसको द्विघात समीकरण को क्या करना है? हल करना है। अब ये द्विघात समीकरण ही लिखी है, समझ लो। यहाँ जरा दिमाग लगाओ, ये इसको अगर तुम कोई दूसरा अक्षर मान लीजिए तो तुम्हें सही से द्विघात समीकरण नजर आएगी। यहाँ पर मान लेते थोड़ी देर के लिए, माना x² माइनस x बराबर 22 मान लेते हैं, सुविधा के लिए रखने के लिए। तो मान लो इसमें जगह हमने 22 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा 22² प्लस देखो ऐसे ही 5, ऐसे ही यहाँ पे तुमने माना है 22 तो 5 22 हो गया, और प्लस का 4 बराबर में कितना? अब देखो द्विघात समीकरण सुविधा के लिए सही हो गई। अब 4 में ऐसे गुणनखंड करो, कितने आ जाए? 5, तो 4 एकल, तो 4 एक कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 4 22 प्लस का 1 22 बराबर प्लस के कितने हैं? 4। ये 5 22 को खाली तोड़ के लिख दिया गया है, तो 5 ही भाई। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में अलग कॉमन ले लो, इन दोनों में 22 का कॉमन ले ले तो 22 प्लस 4 बचेगा। गुणनखंड में ऐसे ही होता है, या कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो 1 का कॉमन लेते हैं तो 22 प्लस 4 ही बचेगा, तो बराबर में कितना रहेगा? 0। तो 22 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 22 प्लस 1 बचेगा, बराबर में कितना? 0। एक एक करके हल करते हैं। पहले हल करेंगे यदि 22 प्लस 4 बराबर में कितना? 0। 22 प्लस 4 बराबर में, लेकिन तुम्हें 22 का उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें तो चाहिए x का, जिसको मान माना था उसका वापस कर दीजिए। यहाँ पर रख देंगे x² माइनस x और प्लस का 4 बराबर में कितना? 0। अब 4 में इसे गुणनखंड करो, 1 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो ये माने यहाँ से तुम्हारा संभव नहीं है, या सूत्र से अगर गुणनखंड ना हो तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा लो। यहाँ a का मान कुछ नहीं, कितना? 1, b का मान कितना? -1, c का मान कितना? 4। सूत्र लगाओ, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac बटे में कितना? 2a। मान रखो, माइनस b की जगह -1 तो +1 हो गया, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा, -4। a का मान कितना? 1 और c का मान कितना? 4 और बटे में कितना? 2a। a का मान कितना? 1। अब देखो 1 ऐसे प्लस माइनस ऐसे ही, यहाँ हो गए 16, 1 में से 16 गए, माइनस के 15 बचे, बटे में कितने? 2। अगर रूट के अंदर संख्या माइनस में अगर बच जाए तो उसका हल संभव नहीं होता है। ये बात यहीं पर हम लिख सकते थे, लेकिन आगे कतई स्पष्ट करके अगर लिखना हो तो इसको सिद्ध करके बता दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान संभव नहीं है, x का मान संभव नहीं है। और लेकिन और अभी एक मान हो सकता है यहाँ से उत्तर आ जाए, इसको भी तो हल करना है। तो 22 प्लस 1 के बराबर 0 भी हल करते हैं। यदि 22 प्लस 1 बराबर 0, यहाँ भी मान वापस करते हैं, x² माइनस x प्लस 1 बराबर में कितना? 1 में ऐसे गुणनखंड को 1 आ जाए तब भी नहीं होगा, यहाँ भी संख्या मान्य तो नहीं आएगी, इसमें भी लिख दो संभव नहीं है। देखो सेट दूसरे का पहला, दूसरे का का हो गया था, दूसरे का खा, तो दूसरे का खा है, इसमें कहा गया हल करना है। तो हल हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से हल कर लें या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, और एक दूसरी विधि थी वज्र विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया विलोपन विधि से रहता है, तो विलोपन विधि से हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना? 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। दूसरा मान दिया गया है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y और बराबर में माइनस का 24 दिया गया, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। इसमें हल करके और बाद में यम का मान भी ज्ञात करना है, और जिसके लिए जो समीकरण दी गई है
वो बाई बराबर कितनी है, mx प्लस 3 है। इसमें m का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें m का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए तुम्हें x और y के मान मालूम होने चाहिए, तब इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करेंगे, तब यहाँ पर हम मान रख देंगे x और y की जगह पर, तो हमारा m का मान भी आ जाएगा। तो पहले इनको हल करते हैं। विलोपन विधि में ये वाले दोनों मान कोई बराबर होने चाहिए, और बराबर है ही। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x तो बराबर है, तुम्हें बराबर करने की जरूरत नहीं। तो ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, तो तुम्हें ऐसे कट नहीं पाएंगे, इसको घटाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने पर इनके निशान बदल जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2x में से 2x से ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर ये प्लस का 4y हो गया, ये प्लस के 3y हैं, तो ये जुड़ जाएंगे 7y हो जाएंगे बराबर में। ये प्लस के तो कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 7 से कट जाएगा तो 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये y का आंसर आ गया। उसके बाद में समीकरण 1 या 2 में मान रख दीजिए तो x का आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 से 2x का मान हमें ज्ञात करना है। 3y की जगह मान रख देंगे कितना, 5 बराबर में कितना रहेगा, 11। अब हम क्या करेंगे, ये 15 जो है वो उधर ले जाएंगे, काहे के हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x बराबर में कितना है, 11। ये 15 उधर गए, काहे के हो गए, माइनस के। तो कितने बचे, माइनस के कितने बचे, 4 बचे। और 2 से कट जाएगा तो कितना, 2। तो x का मान कितना आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना था, m का। अब मान हम यहाँ रख देंगे, y की जगह कितना रख देंगे, 5। m हमें ज्ञात करना है। x की जगह रख देंगे -2, और प्लस का कितना, 3 को इधर लेके आएंगे, हो जाएंगे माइनस के। और यहाँ हमारे पास माइनस का 2m बचा, इसके हम 2 से घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचा, तो माइनस का 2m बचा। 2 एकन 2, तो यानी कितना आ गया, m का मान -1। इसका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। एक गा क्वेश्चन इसमें कहा गया, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है, तो हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये आवाज जो आ रही है वो आवाज ना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। एक सवाल ने कहा कि कोई रेखा है जिसकी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रच्छेद करती है। इसमें कोई एक रेखा जा रही है, वो AB और AC को D और E पर प्रच्छेद करती है, और साथ में BC के समांतर भी कहा गया। तो फिर इसका मतलब बिल्कुल ऐसे सीधे रही होगी, कोई ये रेखा गई है, और ये AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार क्वेश्चन में बोला इसमें। और फिर कहा गया तो सिद्ध कीजिए, इसका आंसर तुम्हें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आंसर में क्या सिद्ध करना है, AD के बटे में AB, AD के बटे में AB, और बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है, AE के बटे में AC, AE के बटे में AC सिद्ध करना है। मतलब AD के बटे में तुम्हें लाना है AB, मतलब छोटे त्रिभुज की भुजा बड़े त्रिभुज के बटे में लिखनी है, और मतलब छोटे त्रिभुज की भुजा और बटे में उसकी लिखनी है बड़े त्रिभुज की भुजा। और ए की भुजा देखो, ए के बटे में कौन लिखना है, तुम्हें AC लिखना है। तो मतलब इसमें 2 ही त्रिभुज है। त्रिभुज कितने इसमें, 2 त्रिभुज। कौन कौन से हैं, एक त्रिभुज है छोटा त्रिभुज ADE, एक त्रिभुज है ABC। लेकिन ये इसमें हम जब ये समानुपातन जब लगा सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हो। अब समरूप होने के लिए तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तुम्हें ये वाली चलो भुजा ये इसके तुम्हें समांतर दी गई है, ठीक है, DE के समांतर BC दिया गया। वैसे तुम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें सिद्ध यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 त्रिभुजों में 2 निष्कर्ष इसमें निकालेंगे। त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, दूसरा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 2 निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब एंगल लेंगे, समरूपता कसौटी या कौन सी कसौटी इसमें बन रही है वो हम कसौटी लगाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो कोण A है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण A के बराबर कोण A, दोनों में कोण ये बराबर आ रहा। यही कोण देखो A त्रिभुज छोटे वाले में भी बन रहा है और बड़े त्रिभुज में भी बन रहा है। तो ऐसे कोण को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। अब उसके आगे चलो, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष रह गया। अब दूसरा निष्कर्ष कभी भी ये होता है, अगर कोई ये भुजा अगर इस भुजा के अगर समांतर हो तो इनके ये वाले संगत कोण कहे जाते हैं। तो ये वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ऐसे ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन समांतर होगा तभी, ऐसे नहीं अन्यथा बराबर कर लो। अब तुम्हें सवाल में कहा गया है कि जो BC है वो DE के क्या है, समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चले यहाँ पहले DE लिख लो। DE समांतर किसके है, DE समांतर BC के है। तो कोण D किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। तो कोण D हो जाएगा किसके बराबर, कोण B के। या इधर भी लिख लो, कोण E किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के।
तो इसमें तीन बातें हो गई, तो चाहे हम दो बातों से भी सिद्ध कर सकते थे। एक एंगल समरूपता कसौटी होती है, एक ट्रिपल एंगल समरूपता कसौटी होती है। तो ट्रिपल एंगल हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ट्रिपल एंगल लिख दो। अगर जैसे तुम ये लाइन ना लिखो, ये एक दो ही लिखा रहे दो, तो डबल एंगल लिख सकते हो, वो तो तुम्हारे जो भी तुम्हें सही लगे। तो एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज ADE समरूप हो जाएंगे, समरूप, और त्रिभुज ABC। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हम जानते हैं समानुपाती होती है। अब इनकी हम संगत भुजा क्या कर देंगे? समानुपाती लगा देंगे। मतलब AD की जैसी भुजा कौन सी है? AB। तो AD के बटे में कौन सा लिखेंगे? AB लिखेंगे। मतलब छोटे त्रिभुज की एक भुजा उठाओ और उसी के जैसे बड़े त्रिभुज की भुजा उठाओ। तो ऐसे देखो, छोटे त्रिभुज की भुजा कौन सी? ए ही मान लो, और बड़े त्रिभुज की उसी की जैसी भुजा कौन सी है? AC है। तो ए के बटे में कितना? AC। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, ये इसका सिद्ध हो गया। यही हमें इसका आंसर लाना है। दूसरे का घा क्वेश्चन क्या है? इसमें का आगे एक, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो पहले भिन्न मान लेते हैं। माना भिन्न कैसे मानते हैं? अंश बटे हर के रूप में मानते हैं। माना अंश का मतलब, माना भिन्न का मतलब हो जाएगा ऊपर कुछ भी मान लो x और बटे में y, तो अंश बटे हर का मतलब x बटे y मान लिया। तो क्वेश्चन ने जो कहा बस उतना जवाब दीजिए। 1/3 जब हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, खाली अंश से बोला गया। तो x में से खाली एक घटाया गया है, हर में कुछ नहीं किया गया। तो कितना आ जाता है? 1/3 आ जाता है। तो इसके हम तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछी जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और 3 एकन 3, और बराबर बाई की एक में करेंगे तो बाई एकन बाई, और बाई का अंक जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, और 3 को उधर ले जाएंगे प्लस। एक समीकरण कितनी बन जाएगी? 1। समीकरण इसलिए 1 बना रहे हैं ऐसे, तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके बाद में हमसे दोबारा क्वेश्चन ने कहा है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। अब हर में कहा गया, अंश में कुछ नहीं कहा गया। जब उसमें जैसे ये x बटे 22 था, अब इसके हर में 8 जोड़ा गया, बटे में मान लो 8 जोड़ दिया गया, तब सवाल ने कहा कि 1/4 हो जाती है। यहाँ से समीकरण 1 बना लो, 4 की गुणा करो 4x, 22 + 8 एकन 22 + 8, 8 22 को इधर लेके आओगे, माइनस का बराबर में कितना 8, समीकरण कितनी बन गई? तो बराबर, यहाँ पे 22 अंक वाला तो बराबर ही है, 22 अंक वाला बराबर है, तो यहाँ पे उतार लीजिए इसको। 3x - 22 = 3, समीकरण कितनी हो गई? 1। अब इसको क्या कर दीजिए, 22 से 22 कट जाए, तो इसका माइनस माइनस है तो ऐसे नहीं कट पाएगा, निशान बदलना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, 22 से 22 कट गया, 4x से 3x गए 1x, 8 से 3 गए 5, x का मान कितना आ गया? यहाँ मान रख दीजिए, y का आ जाएगा। समीकरण 1 से 3x की जगह कितना रखोगे? 5, मेहनत का y बराबर में 3, मेहनत का y बराबर में कितना? 3, ये कितने हो गए? 15। 3 इधर लेके आओगे, काहे की मेहनत के बराबर में कितना बचा? y बराबर कितना आया? तो भिन्न कितनी हो गई? तो भिन्न इसकी जो हो गई वो थी कितनी? x बटे 22 थी, तो x का मतलब तुम्हारा कितना आया? 5, और बटे में कितना आया? 12। अब इसके आगे देखो, समझो पहले क्या करना है। देखो, इसके क्वेश्चन ने कहा था, अब इसकी जांच कैसे करते हैं वो हम तुम्हें बताते हैं। उत्तर तो ये हो गया, यहाँ तक तुम्हें पता लगाना है। अगर तुम्हें वास्तव में क्वेश्चन कह रहा था कि यदि इसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है, अच्छा इसके अंश में से 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाओ, कितने बचेंगे? 4, और बटे में कितने? कुछ नहीं कहा गया था, 12। और 4 एकन 4, 4 तियां हो गया, देखो 1/3, तभी ऐसा सवाल ने कहा था। और दूसरा का क्या कहा था? उसके हर में 8 जोड़ा तो 1/4 हो जाता है। अच्छा, हर में 8 जोड़ो तो ऊपर 5 ऐसे, हर में 8 जोड़ो, 12 कितने? 20, तो 20 हो गया। 20 को देखो 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, तो 1/4 देखो 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर सही है वास्तव में। दूसरे का जो है यह कितना है? समीकरण का खाली मूल ज्ञात करने, बहुत आसान क्वेश्चन आया है। मात्र कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो x + 1 छिप हो गई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मान लो ये x + 1/x = 3, इसको समीकरण को हल करना है। तो x की x में गुणा करो, x² प्लस का 1 बटे में कितना? x बराबर में कितना? 3, इसके बटे में 1 मानिए, त्रिची गुणा करिए, मतलब द्विघात समीकरण बना लो पहले। x² + 1 एकन x² + 1 बराबर 3 की x में करेंगे तो 3x,
और 3x को इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 1 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके एक कैसे गुणनखंड करो कि 3 नहीं आ पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सीधे चर का सूत्र लगा देते हैं। ये a का मान कितना, वैसे वास्तव में समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किया जाता है, तब a b c के मान आते हैं। देखो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है a, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। लो यहाँ x का गुणांक कितना है b, यहाँ x का गुणांक कितना है -3, तो b का मान आ गया -3, तो b का मान आ गया -3, c का मान कितना आ गया 1। अब सूत्र लगा दो, सीधे चर का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2। ऐसे सवाल आ जाए 4 नंबर के तो तुम फ्री में आ जाएंगे तुम्हारे 4 नंबर। ऐसे तो सवाल बहुत आसान है। -b की जगह कितना -3 रखोगे तो प्लस माइनस पहले से लगा तो हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस ऐसे ही अंडर रूट v की जगह माइनस का 3 रखोगे, स्क्वायर लगा है तो चलो स्क्वायर लगा देते हैं, -4 a की जगह कितना रखेंगे 1, और c की जगह भी 1, तो 1 गुणे 1 रख देंगे, और बटे में कितना 2a का मान कितना 1, 3 ऐसे ही प्लस माइनस ऐसे ही अंडर रूट ऐसे ही 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, यहाँ 4 एकन 4 ही हो जाएगा, बटे में कितना 2 एकन 2, तो ऊपर कितना बचा 5 बचा, और बटे में कितना बचा 2, तो x के अब 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो x के उत्तर 2 इसमें है हो गए। एक कौन सा हुआ, मतलब 3 प्लस रूट 5 बटे 2, एक उत्तर ये हुआ, और दूसरा हुआ 3 माइनस रूट 5 बटे 2 हुआ, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। चाहे तुम ऐसा ही लिखा रखते थे और चाहे तुम ऐसे अलग अलग लिख दो, तब भी इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है, इसके मध्यिका वाले से आया है सवाल, इसका वर्ग अंतराल दिया गया है और 12 वार्ता दी गई है, और 12 वार्ताओं का जोड़ दिया गया 60, तो हमने इसको लिख लिया n बराबर 60। वैसे इनको जोड़ते थे तो ये नहीं तो लिखते थे। अब माध्यिका इसकी दी गई 28.5, तो सवाल में जो कुछ 12 वार्ता में कुछ मान गायब कर दिए, लुप्त कर दिए हैं, वो x और y हैं, इनके तुम्हें मान ज्ञात करने, x और y का मान पूछा गया। तो माध्यिका में सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्यिका में संचयी बारंबारता को शॉर्टकट में CF लिख लेते हैं, तो ये हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात कैसे करते हैं, ये वाली संख्या ऐसे लिखते हैं, और इसी में ये x जोड़ते, मतलब संख्या इधर तिरछा जोड़ते चले जाते हैं। 5 में x जोड़ो कितना हो जाएगा 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस x हो जाएंगे, तो 25 प्लस x हो गया। 25 प्लस x में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x में 22 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता CF का मान। अब माध्यिका का जो सूत्र होता है वो पहले लगा देते हैं। माध्यिका का सूत्र बताओ क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F और गुणे में H। वो होता है जो इनके बीच का जो अंतराल होता है, 10 का अंतर है। कितना अंतर है, तो इसका जो H का मान है वो कितना है 10 का मान है। H का मान कितना है 10 है। अब बताओ, अब लेकिन कौन किसमें पहले n बटे 2 अगर 60 कर दे, 60 किया दे कितने कर दे 30 कर दे। अब 30 तुम इसमें नहीं पहचान पा रहे कौन सा है, वैसे तो मान लो आएगा ही इसमें 30, लेकिन ऐसे नहीं हम मान पाएंगे 30 कहते हैं, क्योंकि x का मान पता नहीं कितना हो सकता है, कहीं कम ही हो कहीं ज्यादा हो। इसलिए हम क्या करेंगे, जब तुम्हें मध्यिका दे रखी होती है, मध्यिका कितनी दी गई तो 28.5 किस अंतराल के बीच में है वही अंक माना जाएगा। 28.5 किस अंतराल के बीच में है, 20 से 30 के बीच में है, तो यही वाला तुम्हारा अंतराल होगा। L का मान कितना 20, और बारंबारता लिखते हैं किससे F से, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा F, और इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा CF। ये हमारा अंक कौन सा हो जाएगा CF हो जाएगा। अब सभी मान रख दीजिए, सभी मान हो गए। मध्यिका की जगह 28.5, L की जगह 20 प्लस n की जगह 60 बटे में 2 माइनस CF की जगह कितना 5 प्लस x, और बटे में छोटा f का मान कितना 20, और गुणे में h का मान कितना 10 दूनी 20, तो 2 बचे। यहाँ 20 इधर लेके आओगे माइनस के हो जाएंगे, 28.5 में से 20 घट जाएंगे, यहाँ 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ आ गया 30 माइनस, यहाँ ये ब्रैकेट हटाएंगे तो निशान बदल जाएगा, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, और बटे में कितने बचे हैं 2, यहाँ घटा दो कितने बचे 8.5 बचा, और यहाँ कितने बचे 25 माइनस x बचा, बटे में कितना 2, इसके नीचे 1 मानो तिरछी गुणा कर दीजिए। इसकी यहाँ अगर गुणा कर दें या पहले इसकी कर लेते हैं, चलो इसी कर लेते हैं, 8.5 दूनी 17 हो जाएंगे, और बराबर में कितना हो जाएगा 25 माइनस का कितना x,
x का उत्तर हमें चाहिए, तो x को इधर लेके आइए। बराबर में कितने हैं 25 और 17 उधर जाएगा, का हो जाएगा माइनस का। तो x का उत्तर कितना बचा 5 और 3 कितना 8, यानी x का उत्तर कितना आ गया, x का आंसर आ गया 8। अब हमें रह गया कौन सा मान, y का। अब y के लिए क्या करोगे, तुम्हें ये इनका सबका जोड़ कितना है, तो इनको सबको जोड़ो 60 के बराबर लिख दो, दूसरी समीकरण बन जाएगी। और इनको सबको जोड़ा था तो कितना आया था 45 प्लस x प्लस y तो आया था, इसके बराबर कितना हो जाना चाहिए 60 हो जाना चाहिए। तो 45 प्लस x प्लस y के बराबर कितना हो जाएगा 60। x की जगह कितना आ गया, तो x की जगह हम 8 रख देंगे, प्लस y बराबर में कितना 60। ये 45 और 8 जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे 53 हो जाएंगे, और 53 जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और कितने बचेंगे तो 7। तो y का मान कितना आ गया 7। अब देखो x का कितना आया 8 और y का कितना आया 7, तो 8 7 कितने हो गए 15 और 15 45 कितने हो गए 60। तो इनका जोड़ ही तो 60 दिया गया था, इससे हमारा पता चलता है आंसर बिल्कुल सही है। नोट करिए इसको। उत्तर नंबर तीसरे का आ गया, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें हमारे पास दो घन है, और दो घन में जिसमें से प्रत्येक का आयतन, जैसे दो घन चलो हम बना देते हैं, ये हमने मान लो दो घन बना दिए, इनमें से प्रत्येक का आयतन दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनका जो आयतन दिया गया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस घन की भुजा हो जाएगी कितनी, क्योंकि घन का जो सूत्र होता है वो आयतन का होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, बराबर में 64, और 64 को हम लिख लेंगे 4 का क्यूब। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू कितना 64, क्यूब से क्यूब हट गया, तो जो भुजा आ गई तो इसकी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। यानी एक घन और है, और दोनों घनों को एक में मिला दिया गया, और उसको बनाया गया, एक ठोस बनाया जाता है। तो बनाए गए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो ठोस बन गया। तो एक घन इसी में था, एक घन और इसी में हम मिला देते हैं उसी प्रकार का बिल्कुल। तो एक घन और हमने इसमें मिला दिया ऐसे, तो एक घन और मिला दिया, तो अब ये घनाभ बन गया। अब ये क्या बन गया, अब इसका तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब घनाभ का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है मालूम क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल। कोई बताए घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये अच्छा मालूम है तुम्हें, ये 2 क्यों आ गए, देखो 2 क्यों आ गए उसका कारण देखो। ये हमारा यहाँ तक जो रहता है ये एक आयताकार पृष्ठ बना कि नहीं। आयताकार का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, तो अगर इसका तुम बाहरी वाले का आयताकार निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई लगाओगे, लेकिन एक पृष्ठ जब इधर है तो एक पृष्ठ उसके विपरीत में बिल्कुल उधर भी है, तो इसलिए 2 आ गए आगे। और 2 सब में है, देखो चौड़ाई गुणे ऊंचाई देखोगे, अगर इसका मान लो ये चौड़ाई ये गुणे ऊंचाई, ये वाला भी हमने क्षेत्रफल लगाया, ये वाला क्षेत्रफल लगाया, तो एक ये इधर पृष्ठ है तो एक इधर भी तो है, तो इसलिए भी 2 यहाँ भी आएंगे, 2 यहाँ भी आएंगे, 2 यहाँ भी आएंगे, तीनों में 2 कॉमन ले लिया गया। और ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई गुणे लंबाई में भी तीनों इस प्रकार ही मानेंगे। एक ऊपर वाला प्रश्न माना गया, ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊपर वाले पृष्ठ के भी तो नीचे बिल्कुल, मतलब घनाभ में 6 पृष्ठ हो जाती हैं, और 3 में बन जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो बताओ इसमें ये वाली भुजा 4 आ गई थी, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8, ये भी 4 हो जाएगी, बिल्कुल समान थे दोनों, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो चौड़ाई हो जाएगी वो तो 4 ही रही, और जो ऊंचाई वो भी 4 ही रही, वो थोड़ी ना बदली, वो तो उतना ही रहेगा। अब मान रख दो सब इसमें 2 लंबाई की जगह खाली 8, चौड़ाई की जगह 4, फिर प्लस चौड़ाई की जगह 4 और ऊंचाई की जगह भी कितना 4, ऊंचाई की जगह 4 लंबाई की जगह 8, सभी गुणा 2 से गुणा आंसर हो जाएगा। 2 ऐसे ही रहने दीजिए, 8 चक्कू कितने जाएंगे 32 और 4 चक्कू 16, और यहाँ कितने जाएंगे 8 चक्कू 32, सबको जोड़ दो कितने हो जाएंगे 80 खाली, ये 180 थोड़ी ना होंगे 80 हो जाएगी। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 160 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो इसका है, आयतन होता है तो क्यूब। नोट करिए इसको। इसका देखिए तीसरे का अथवा क्वेश्चन, उत्तर नंबर तीसरे का अथवा। तो तीसरे का अथवा में इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक गोला है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 6 होगी, तो इसकी त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। एक लंबवती बेलनाकार बर्तन में
जिसमें थोड़ा पानी है उसमें गोला डाल दिया जाता है। जब गोला ये डाल दोगे तो पानी की ऊंचाई कुछ बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन ने कहा तो बेलनाकार बर्तन में जो ऊंचाई है वो 3 सही 5/9 बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा सवाल परीक्षा में एक आयतन से आएगा जरूर। एक मान लो बेलनाकार बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लो ये जैसे हमने मान लो इतना पानी भरा था ये, ठीक है, और इसकी त्रिज्या तुम्हें मान लो r है, इसका तुम्हें व्यास ज्ञात करना है। और त्रिज्या जब ज्ञात हो जाएगी तो उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा व्यास भी आ जाएगा। इस गोले को तुमने इसी में डाल दिया ऐसे। जब इस गोले को जब तुम इसमें डाल दोगे तो कोई जरूरी नहीं है मतलब पूर्ण रूप से इसमें आ जाए, हो सकता है छोटा हो या इससे बड़ा। ज्ञात तुम्हें ये त्रिज्या ज्ञात ही करनी है, इसका व्यास ही ज्ञात करना है, तो इसे हमने अंदाज में ऐसे बना लिया है। तो इसका जो कुछ मान लो पानी क्या जाएगा उसका बढ़ जाता है, छोटा थोड़ा बनाते हैं। तो ऐसे मान लो हमने गोला इतना बना दिया तो इसका पानी जो यहाँ पे था अब मान लो इसको यहाँ तक बढ़ गया, मान लो ठीक है, इतना मान लो पानी बढ़ गया। तो ये यहाँ तक की जो मतलब इतनी ये ऊंचाई इतनी बढ़ गई। तो क्वेश्चन ने कहा जब इसको गोले को डाला गया तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊंचाई बढ़ गई, 3 सही कितना 5/9, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाती है। तो अगर ये ऊंचाई जो बढ़ गई है और ये जो पानी जो बढ़ा है ये है तो बेलनाकार आकृति का, क्योंकि देखो जब बेलन को देखोगे तो इतना यहाँ पर भी ऐसे बेलन नजर आएगा, तुम्हें यहाँ से भी बेलन नजर आएगा। तो इतना ये हमारा जो पानी जो ऊंचा हुआ वो तो बेलन में ही हुआ। तो जो बढ़ा हुआ जो पानी का आयतन है वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन की। ये ऊंचा पानी किसके कारण हुआ, गोले के कारण। और गोले का जितना द्रव्यमान यानी वजन आयतन जितना रहा होगा पानी उतना ही तो ऊंचा उठा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार से प्रश्नानुसार यानी हमारा जो प्रश्न के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बन रहा, यानी गोले का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन। और बढ़ा हुआ पानी का आयतन मतलब बेलनाकार जो आकृति बनी उसका आयतन। तो यानी अभी लगाएंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर में बढ़े हुए पानी का आयतन लिख लो, बढ़े हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन। और जो पानी जो है वो किसके आकार का है, बेलन के आकार का। तो यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र लग जाएगा। यहाँ तो गोला साफ साफ लिखा है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 ऐसे रहा। कैपिटल आर का मान 6, घात 3 है तो 3 बार लिख लो, इसको हल करने में सही रहेगा। आर का मान हमें ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 9 या 27 5 32/9, 32/9। अब इसको हल कर लो, 4 से काट दो, 4 × 32। अब किससे कटेगा, 3 से बटे वाला काट, ये तो चलो ये काट दो, 3 दूनी 6। तो और भी काट सकते हैं, पहले थोड़ा उधर लिख लो, 2 × 6 बराबर में कितना बचा, r² × 8/9, r² × 8/9। अब चलो हल कर लो, 2 से और काट दो, यहाँ कितने आ जाएंगे 4, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 2 से कट जाएगा तो यहाँ कितना देखो 2 तिया 6, ये 3 तिया 9 हो गए, और 9 नमा कितना हो गया 81, और बराबर कितना r², स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो 9 का 81 का वर्गमूल कितना, त्रिज्या कितनी आ गई, हमें व्यास चाहिए था तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो इसका व्यास हो जाएगा 2r, और 2r की जगह रख दोगे 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो गोला मतलब छोटा था, गोला कितना था, गोले का व्यास कितना 12 ही था, और इसका बेलनाकार का व्यास कितना आ गया 18। तो छोटा ही गोला बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था। नोट करिए इसको। उत्तर नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, बोलो नहीं बिल्कुल। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के एक इस तरीके के सवाल परीक्षा में जरूर तुम्हें मिलेगा। ऊंचाई और दूरी से एक सवाल परीक्षा में हाई स्कूल में जरूर आएगा, वो भी 6 नंबर का। तो इसको बहुत अच्छे समझिए, दोनों अथवा में ऊंचाई दूरी के ही क्वेश्चन है। ये भी नहीं तुम सोचना वहाँ कि सोचोगे ऊंचाई दूरी के दोनों एक ही हल कर लेंगे, ऊंचाई दूरी नहीं लगाएंगे अथवा वाला हल कर लेंगे, अथवा में भी ऊंचाई दूरी का ही आएगा। तो ऊंचाई दूरी को सवाल को समझो, बहुत आसान भी होता है। तो भूमि पर एक बिंदु x है, तो भूमि पर मान लो कोई भूमि है तो वहां पर एक बिंदु मान लेते हैं x है। x से ऊर्ध्वाधर PQ टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक ऊर्ध्वाधर एक टावर है, उसका नाम दिया गया PQ। एक टावर मान लो ये है, उसका नाम क्या दिया गया, PQ नाम दिया गया है, और उससे Q का उन्नयन कोण 60 अंश पाया गया। तो इसका Q का जो उन्नयन कोण वो कितना पाया गया, 60 अंश। इस बिंदु x से उन्नयन कोण का मतलब होता है
नीचे से ऊपर को देखें तो उन्नयन कोण, अगर ऊपर से नीचे को देखते तो अवनमन कोण बनता है, लेकिन होते दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन ये कहा है, बोलिए नहीं तुम लोग, आवाज नहीं करो यहाँ बिल्कुल। उसके आगे कितना है, 30 अंश है। किसी क्षण पुल का, ये नहीं दूसरा पढ़ने लगे हैं, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर कहा गया। तो यहाँ से मान लेते हैं बिंदु x से 40, ये जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु यहाँ पे नाम दिया गया, कितना है, 22 नाम दिया गया। 22 से Q का उन्नयन कोण 45 देखा गया। अब 22 से Q को देखा गया, तो 22 से जब Q को देखा गया तो उन्नयन कोण यहाँ बना, तो इस लाइन को फिर मिलाना पड़ेगा, इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, तो ये वाला उन्नयन कोण कितना बन गया, 45 हो गया। अब सवाल ने पूछा टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मान लो h, माना टावर PQ की ऊंचाई कितनी मान ली h, और PX का भी मान ज्ञात करना है, PX का मतलब ये यहाँ तक ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जब वो नहीं, नीचे वाले ये वाला PX ये तो y है ना, PX का मतलब ये ज्ञात करना, तो ये वाली दूरी कुछ मान ले, कितनी x मान ले, तो मतलब इसमें x और h दोनों उत्तर हमें चाहिए। तो हम दोनों इसके उत्तर दो त्रिभुज बनने, एक त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PQX, एक त्रिभुज ये बना, समकोण त्रिभुज बना। तो पहले तो इसी त्रिभुज में हम लगा देते हैं, समकोण त्रिभुज में पहले कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब, और ये कौन सा होता है, आधार। तो लंब और आधार दिया गया, तो इसलिए tan थीटा लगा दीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज PQX में, PQX में लगाएंगे tan थीटा, और tan थीटा की जगह कितना है, tan 60, और लंब कितना है h, और आधार कितना रहेगा इसका x, और tan 60 का मान, tan 60 का मान, अरे पूरा h मान है यहाँ पर, वो भी बाद की बात कर रहे हैं। tan 60 का मान √3, tan 60 का मान कितना, √3 बराबर में h, ऐसे ही बटे में कितना x, इसके नीचे बन मानो त्रिची गुणा h एकन h बराबर में कितना √3x, समीकरण कितनी बन गई, 1। अभी तो हमने इस त्रिभुज में हल किया है, जब हम 45 वाले में हल करेंगे, जब तुम वो बता रहे हो वो तब होगा। अब देखो इस त्रिभुज में जब तुम हल करोगे तो उसके लिए तुम्हें ये इनमें दो भुजा मालूम होनी चाहिए। ये भुजा भी नहीं पता अभी, ना ही तुम्हें ये भुजा पता है, लेकिन अगर ये पता है, देखो अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो ये तो चलो पता हो गई, तुम्हें x पता हो गई है चित्र से ही। अब चित्र से ये दूरी भी पता हो जाएगी। अगर ये h है, अगर ये दूरी हमें मालूम हो जाए तो हम ये दूरी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि h में से ये दूरी घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर ये देखो ये दूरी अगर मालूम हो जाए, और ये दूरी चित्र से देखो कितनी है, 40, यहाँ तक अगर 40 है तो ये भी तुम्हारा कितना रहेगा, 40, और ये 40 आ गया। अब ये 40 आ गया, अब ऊपर वाला तुम मान ज्ञात कर सकते हो। अगर पूरे वाले h में से अगर इतना ये घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, तो h में से हम क्या करेंगे, 40 घटा देंगे, तो ये वाली जो हमारी दूरी बचेगी वो h माइनस कितनी बचेगी, 40 बचेगी। अब इस त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज y, यहाँ पे नाम रख लीजिए कुछ भी, P नाम की तो है, R नाम रख दीजिए, YRQ में, त्रिभुज YRQ में वही लंब बटे आधार ही है, तो tan ही लगाओ, tan 45 यहाँ पे कोण है, तो tan 45 बराबर लंब कितना h माइनस 40, और आधार कितना x, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, h माइनस 40 बटे में कितना x, इसके नीचे बन मानो त्रिची गुणा करो, x एकन x बराबर h माइनस 40 एकन h माइनस 40, समीकरण कितनी बन गई, 2। समीकरण 1 से मान रख दो h की जगह पर, यहाँ x है, h की जगह पर हम कितना रख देंगे, √3x रख देंगे, और माइनस का कितना हमारे पास है, 40 है। तो 40 को जब हम इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और बराबर में √3x है, और x उधर जाएगा काहे का, माइनस का, इसमें से x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1, कितना बचा, और इधर कितना है, 40। x का मान निकालेंगे तो इसको बटे में ले जाना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ गया, 40 के बटे में √3 माइनस 1 आया। लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको और भी हल कर देते हैं, इसका निशान बदल कर गुणा भाग कर देते हैं। तो ये माइनस है तो √3 + 1 से ऊपर गुणा कर दिया, और √3 + 1 से नीचे भी भाग कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा सवाल था वो बना भी रहे, ऐसे नहीं कि अपने पास खाली गुणा कर लो। तो इसके ऊपर गुणा कराएंगे, 40 को चलो ऐसे रहने देते हैं, चलो इधर हम लिख देते हैं, ये पहले इतना नोट कर लो, उधर वाला मिटा देंगे, फिर नोट करिए इतना। देखिए इसके आगे क्वेश्चन में, अब इसके आगे हल करना है तो हल करते हैं, x बराबर 40 ऐसे ही, अब ऊपर √3 + 1 भी ऐसे ही, अब बटे में
√3 की √3 में गुणा कराओगे 3 प्लस माइनस की माइनस 1 एकन कितना 1, फिर 2 बचे 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 20, तो 20 √3 प्लस 1 मीटर, इतना बहुत छोड़ सकते हो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा x का मान। उसके बाद मुझे ऊंचाई भी चाहिए थी, तो ऊंचाई के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 कितनी थी वो हमने मिटा दी, कितनी थी शायद h बराबर √3x थी, √3x थी। चलो x की जगह रखना, √3 को ऐसे लिखना है। देखो मतलब h बराबर समीकरण 1 से h बराबर √3 ऐसे ही जहां पर x है वहां कितना रखेंगे 20 और √3 प्लस 1, तो 20 √3 हो जाएगा, सही करके लिखो। या √3 की गुणा कर सकते हो, √3 की गुणा करते हैं इसमें, √3 की गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 20 बाहर रहने दो, √3 3 और √3 एक का ना √3, बहुत ज्यादा इतना लेते हो, बहुत ज्यादा √3 की गुणा करके इतना ही छोड़ दो पहली बार, इतना ही इसका आंसर आ रहा होगा, ये इसका आंसर होगा। ये 6 नंबर इतने मिल जाएंगे, ज्यादा कोई। देखो इसमें क्वेश्चन में तुम्हारा उत्तर यहाँ तक ही दिया गया था 40/√3 - 1। अगर तुमने आगे हल कर दिया तो कोई नंबर कम थोड़ी ना हो जाएंगे तुम्हारे, और ज्यादा ही हो जाएंगे, ज्यादा भी नहीं होंगे लेकिन जितने उतने ही रहेंगे, ठीक है। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर इतना ही दिया गया था, हमने उसको और आगे हल कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, इसका अथवा भी क्वेश्चन चलो हल कर देते हैं, वो भी 6 नंबर का है दोनों में से, लेकिन तुम्हें परीक्षा में एक ही करना है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण उसका उन्नयन कोण 30 अंश पाया गया। एक नाव है मान लो, एक मान लो यहाँ पर ये पुल है, यहाँ से मतलब ये कुछ नहर होगी, कुछ भी समझ लीजिए इतना, और ये यहाँ पे पुल है, पुल को थोड़ा ऊंचाई बना दीजिए, कोई पुल की जो कोई ना कोई ऊंचाई रही होगी, तो एक नाव पुल की ओर आ रही है, तो किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। इस पुल जो नाव था, इसने पुल को जब देखा तो उसका उन्नयन कोण उसका कितना बना 30 अंश बना। 4 मिनट के बाद में पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया। 4 मिनट के बाद मतलब पुल यहाँ पे नहीं था, उसके आगे आ गया, आगे आने पर देखो कोण बढ़ जाता है, देखो जितना ही आगे आएगा मतलब हाँ नाव आएगा, जितना ही आगे आ जाएगा कोण उतना ही देखो बढ़ता चला आ रहा, और जितना ही दूर चला जाएगा कोण घटता जाएगा। अगर ये नाव इधर जा रहा होता तो कोण कम हो जाता, नाव आगे आ रहा तो मतलब कोण बढ़ रहा। तो ये वाली जो कोण है वो मान लो नाव यहाँ पर आ गया, तो देखो ये देखो कुछ बढ़ गया कि नहीं, पहले कुछ कम था और ये कितना हो गया मान लो 60 हो गया। अब यहाँ से इतना टाइम कितना लगा इसको 4 मिनट लगा, यहाँ तक कितना लगा इसको 4 मिनट लगा है। अब यहाँ से यहाँ तक आगे क्वेश्चन ने पूछा इसमें नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो नाव को पुल तक पहुंचने में मान लो t मिनट लगेगा, टाइम इसलिए t मान लो। पुल की ऊंचाई कितनी मान ले h मीटर मान लीजिए। नाम रख लो पुल का ABCD, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हल करते हैं। पहले हमें t का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC में tan 60 लंब बटे आधार, लंब कितना h और आधार कितना t, तो h बटे में कितना रहेगा t, तो लंब tan 60 का मान √3 बराबर h बटे में कितना t, इसके नीचे 1 मानेंगे और t का मान हमें ज्ञात करना है, तो h का मान निकाल लेंगे। h बराबर √3t, h बराबर कितना हो जाएगा √3t, समीकरण कितना हो गया 1। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, उस वाले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन सरल है, यही वाला परीक्षा में अगर आ जाए तो ऐसे सरल वाला क्वेश्चन हल करना। त्रिभुज ABD में जब टेस्ट होगा तो तुम लोग यही वाला क्वेश्चन हल करना, या तुम लोग दोनों हल करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम्हें आगे परीक्षा की तैयारी करनी है। त्रिभुज ABD में कोण कितना बना 30, कितना बना tan 30 बराबर लंब कितना h और आधार कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा जुड़ जाएगा 4 + t, 4 + t, tan 30 का मान 1/√3 बराबर में 1/√3 बराबर में h की जगह चलो बाद में, और बटे में कितना है 4 + t है, तिरछी गुणा कर दीजिए √3t, √3t नहीं √3h बराबर में कितना 4 + t, समीकरण कितनी बन गई 2। h की जगह पर समीकरण 1 से कितना है √3 ऐसे ही, h की जगह पर कितना है √3t और बराबर में 4 + t, √3 कितना हो गया 3t, 1t को इधर लाएंगे माइनस का, तो 3t माइनस का t बराबर में कितना 4, कितना t बचा 2t बराबर में 4, 2 से कट गया 4 मतलब 2, तो t का मान कितना गया 2 मिनट उसको वहां तक लगेगा। 6 नंबर इतना ही तुम्हें मिल जाएगा। उत्तर नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कहा है, पिता की उम्र से क्वेश्चन आया है। ऐसे सवाल उम्र वाले बहुत आसान होते, समीकरण बन जाती, दोनों को विलोपन विषय हल कर लेते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो दोनों की पहले वर्तमान आयु मान लो, फिर समीकरण बनाओ। माना
पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। माना पुत्र की आयु या पिता की आयु, तो दोनों में से कितनी मान सकते हो। पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। अब पिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष मान लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, 22 वर्ष। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, और उसके बाद में पिता की जो उम्र है वो कितनी है, 7 गुनी है। किससे, पुत्र से। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। ये तो 2 वर्ष पहले है, अभी यहाँ पे 7 गुनी है। 7 गुनी का मतलब देखो क्या करोगे बताओ, जो पिता की जो उम्र है वो पुत्र से कितना गुनी है, 7। जितने मान लो ये पुत्र की है x और इसकी कितनी है 22, अब ये 7 गुनी है। इससे मतलब ऐसे समझो, ये अगर 7 साल का है तो ये 49 साल का। पिताजी कितने, 49 साल का। अगर तुम्हें दोनों समीकरण को बराबर करना हो तो किससे तुम, जैसे मान लो ये अगर 7 साल के हैं तो ये पिताजी तुम्हारे 49 साल के, क्योंकि उससे 7 गुना है। अगर तुम्हें बीच में दोनों को बराबर करना हो तो 7 की गुणा इस छोटे वाले अंक में कराओगे तो 7 7 49, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ये तो 7 गुना है ही, तो इसके हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, दोनों आयु क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण कितनी बन जाएगी, उसके बाद में अगली समीकरण पढ़ते हैं। आगे समीकरण में क्या क्वेश्चन ने कहा है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अब 2 वर्ष पहले की दोनों की पहले आयु निकालो। 2 वर्ष पहले की आयु, इसमें से 2 घट जाएंगे, इसमें से भी 2 घट जाएंगे। तो 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र बचेगी वो 22 - 2 बचेगी, तो बेटे में भी तो 2 वर्ष कम हो जाएंगे। 2 वर्ष पहले मतलब दोनों के लिए बात हो गई। उसके आगे फिर क्वेश्चन ने क्या, 2 वर्ष पहले कितने गुना थे, पुत्र की उम्र 13 गुनी थी। पुत्र की उम्र थी कितनी थी, किसकी थी, 2 वर्ष पूर्व पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। पुत्र की उम्र की कितनी थी, अब इसकी 13 गुनी थी, तो 13 गुनी थी तो यहाँ जैसे 7 गुनी थी 7 से गुणा कराया। यहाँ कितनी गुनी है, 13 गुनी है, तो किससे गुणा कराओगे, 13 से गुणा कर दो। यहाँ से समीकरण 1 बना लो, हल कर लो, मानो दोनों आ जाएंगे मान। तो 22 - 2 ऐसे ही 13x - 13 दूनी कितना 26। ऐसा करो बाई का मान भी रख दो यहाँ, बाई का मान कितना 7x और -2 ऐसे ही बराबर में कितना 13x का संख्या एक पास कर लो, 100 इधर ले, 26 को इधर लेके आओ प्लस का -2 ऐसे ही बराबर में कितने 13x, 7 इधर ले जाओ कि माइनस के कितने बचे 24 बचे बराबर में कितना 6x, 6 से काट दो 6 चौक x का मान कितना, यानी जो पुत्र था वो 4 वर्ष का पुत्र था। कितने वर्ष का था, पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे। फिर हमने 7 एग्जाम्पल दिया था, तो 7 एग्जाम्पल दिया था वो तो इधर था। अब वास्तव में 4 तो 4 7 कितना 28, यार दो समीकरण 1 से 22 बराबर 7 और गुणे कितना 4 तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष। जो हमारे जो पिता की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 28 वर्ष हो जाएगी। 5वें का अथवा क्वेश्चन क्या है, 10/x + y प्लस का 2/x - y बराबर में 4। यहाँ एक और मान दिया गया, बाद में नोट करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया रेखीय युग में बदल कर हल कीजिए। तो बदलने का मतलब इसको पहले मान लेते हैं। तो यहाँ कहेंगे माना 10 को छोड़कर बाकी एक मान लो 1/x + y बराबर a और यहाँ 1/x - y बराबर b ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ मान रख दो, यहाँ 10a हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा बराबर में 4। समीकरण कितनी बनेगी 1। इसको बनाओ। दूसरा नोट करते हैं, ये आवाज ना है, आवाज नहीं है थोड़ी देर बिल्कुल। इसका क्वेश्चन अगला है 15/x + y और माइनस का कितना 5/x - y बराबर में कितना है 2। इसमें भी वही मान माने तो तुमने वही है, यानी इसकी जगह तुम्हें a रखना है तो 15a हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5b हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 2। इसको क्या मानेंगे समीकरण कितना 2 मान लेंगे। अब ये तुम्हारे पास कोई भी विधि से हल कर लो, चाहे विलोपन विधि से हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, दोनों विधियां। चलो कुछ लोग प्रस्ताव विलोपन तो सबको समझ में आती है, प्रतिस्थापन लगा देते हैं इसमें। चलो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, किसी का मान निकाल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि देखो क्या करते हैं, मान निकाला जाता है a या b का मान। तो समीकरण 1 से 2 से निकाल लो, बात है। चलो मैं समीकरण 1 से निकाल लिया 10a ऐसे ही
बराबर में कितना है 4, ठीक है। और 2b ऐसा करते हैं, इसको विलोपन इससे हल कर ले, आगे की जो और समीकरण बनेगी उसको प्रतिस्थापित हल कर ले, ठीक है। तुम्हें खाली समझाना है तो प्रतिस्थापित हल कर ले, इससे थोड़ा समस्या है, बाकी इससे तुम्हारा विलोपन से आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ कितना है 5, या 5 से गुणा कर दो। यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। यहाँ गुणा करें 15 दूनी कितना हो जाएगा 30a, यहाँ 2 से गुणा करें कितना 10b, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 5 से गुणा करो कितना 50a, यहाँ 5 से गुणा करें तो 10b, और बराबर 5 को कितना 20, 10 20 है 10 भी कट गया, कितने हो गए 80a, कितने हो गए 80a हो गए, बराबर में कितना 24 हो गए। कितने हुए 24 ही तो हुए, हाँ, क्योंकि कटने वाला अंक आया नहीं तो किससे 8 से कट जाता है, 8 दिया 24, 8 समान 80। ए का मान कितना है 3/10। अब ए का मान वापस कर देंगे इसमें, उसको चलो उससे हल कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन पहले ऐसा करो बी का मान भी ज्ञात कर लो। चलो माने वापस कर दो, समीकरण बना लो 1/x + y बराबर में वहाँ कितना है 3/10 है, तो 83 गुणा कर दीजिए, इसकी कितनी हो जाएगी, तो 10 वहाँ पहुँच जाएंगे। 3x + 3y बराबर कितना 10, समीकरण कितनी हो गई 3। बोलिए नहीं, आवाज ना है। उसके बाद देखो समीकरण हमारे 3 बन गई। अब क्या करेंगे, समीकरण किससे, b का मान पहले ज्ञात करते हैं। a का मान समीकरण किस में रख दे, a का मान समीकरण 4 1 में रख दे। a का मान समीकरण किसमें 1 में रख दे, तो 10 ऐसे ही a की जगह 3/10 और प्लस क्या 2b बराबर में 4, प्लस का 2b बराबर में 4, 10 से 10 कट गया, 3 को उधर ले जाओगे घट जाएगा, 2b बराबर 1 बचेगा, और b का मान आ जाएगा 1/2। अब b का मान यहाँ पर वापस करेंगे कितना 1/x - y बराबर 1/2। x - y 1 का x - y 2 1 का 2, ये हमारी बन जाएगी समीकरण कितनी 4। इसको चलो हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, नोट करिए इतना। आगे विलोपन विधि तो तुम्हें पता हो गई, वैसे विलोपन विधि भी दोनों को हल कर सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित हल करते हैं। समीकरण 4 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से, बोलिए नहीं, आवाज ना है, आवाज नहीं है बिल्कुल। x बराबर में y उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, यानी 2 + y हो जाएगा। इसका मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 3 से जहां पर x है वहां पर हम कितना रखेंगे 2 + y, और प्लस का 3y ऐसे ही बराबर में 10। इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी से भी मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख दो, उस विधि को प्रतिस्थापन विधि के नाम से। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी कितना 6, यहाँ 3y और यहाँ भी 3y बराबर में कितने 10, 6 उधर जाएंगे माइनस के, यहाँ कितने हो गए 3 और 3 कितने 6y बराबर में 10 है, 6 उधर गया माइनस का, तो 6y ऐसे ही कितने बचे 4, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, तो y का उत्तर आएगा 2/3, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में अब ये वाला मान तुम किसी भी समीकरण में रख लो, एक ही में रख लो, 3 में रख लो, 4 में 3 ना मैं इसमें रख देंगे यहाँ, अरे यहाँ से आसान हो जाएगा। समीकरण 3 से 3 कर नहीं जाएंगे, 3x है + 3y की जगह कितना रखेंगे 2/3, और बराबर में कितना 10, 3 से 3 लोग कट गए, 2 उधर गए माइनस के, कितने बचे उधर 8, 3 कहाँ पहुंच जाएंगे बटे में, तो x का उत्तर कितना आ गया 8/3, ये इसका आंसर।